गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिसन, बताएंगे। कल आप लोग को बताया गया था वर्क जनरल फार्मूला ऑफ दी वर्क डन। फिर आपको बताया गया था कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ कैन यू फाइंड द वर्क डन, यानी ग्राफ से आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, ये बताया गया। आइए हम आपको जो है एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उस न्यूमेरिकल से आप किस तरीके से वर्क डन निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन है ए पार्टिकल तो दिख नहीं रहा है ऊपर। दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। ए पार्टिकल moves along x axis, moves along नहीं दिख रहा। कहाँ जा रहा है सब तिरछा हो गया है सर बोर्ड टेढ़ा हो गया है सर, सीधा करिए उसको पहले से। बोर्ड नहीं टेढ़ा है, कैमरा टेढ़ा है। आया सर। दोस्तली में उल्टा होता है। ए पार्टिकल moves नहीं, कैसे ये सब सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए सर। सर अब सही है। सर अब सही है। ये सर रन दीजिए। ए पार्टिकल moves along x axis, x axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of a force F is equal to 3x square minus 2x plus 7 newtons. 7 newtons. Calculate the work done by the force. Work done by the force. देखिए ये क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। और ये क्या लिखे हैं? A particle moves along x axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of a force F is equal to 3x square minus 2x plus 7 newtons. Calculate the work done by force. आपको मालूम होना चाहिए कि कल हम बताए थे कि हम जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिला था और हमने आपको बताया था कि उस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच के एरिया को मेजरमेंट कर लेंगे आप तो वो एरिया ही वर्क डन है आपका। फिर हमने सेकेंड फार्मूला आपको बताए थे, सेकेंड स्टेप,
कि सपोज कर लीजिए कि अगर फोर्स वेरिएबल्स है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ एक कर्व मिलता है। उस कर्व का Yes, sir. कर्व और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया था, क्योंकि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बना था, उसलिए मैंने उसको स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया था और आपको बताया था कि ईच स्ट्रिप का एरिया निकाल करके उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा एंड टोटल एरिया इज द वर्क डन, टोटल एरिया ही वर्क डन है। तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको एक ये स्टेप लिखा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 fx dx, यानी f dx। याद करिए, आप लोग इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन निकालने का फार्मूला बताए थे। तो यहाँ भी ये जो फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 मीटर हो रहा है और वो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। तो कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 5 और ये हो गया dx। याद करिए इंटीग्रेशन मेथड फार्मूला जो कल लिखे थे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ स्टेप हो गया 0 टू 5, एफ की जगह एफ का वैल्यू नोट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx। इसको सेपरेट कर दीजिए आप, 0 टू 5 3x स्क्वायर dx माइनस 2x dx 0 टू 5 आप प्लस 7 dx 0 टू 5। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यू अपान 3 रेंज 0 टू 5 माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 टू 5 एंड 7 और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू 5। देखिए इंटीग्रेशन मैंने कर दिया इस तरीके से। अब इसमें वैल्यू ये तीसरा वाला लाइन एक बार बताइएगा, ये उसके ऊपर वाला। ये पॉइंट्स आप एक बार फिर देखो, 0 टू 5 एफ dx पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। 0 टू 5 एफ की जगह एफ का वैल्यू हमने नोट कर दिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया dx, इसको हमने सेपरेट कर दिया तो 3x स्क्वायर dx लिमिट 0 टू 5 माइनस 2x dx 0 टू 5 प्लस 7 dx 0 टू 5। 3 मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपान 3। आप याद करो इंटीग्रेशन का फार्मूला बताए थे, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो उस इंटीग्रेशन के फार्मूले से अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 3 अपान 3 होगा। याद करिए एक्स के पावर n का फार्मूला, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो n की जगह 2 दिया है तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक्स क्यू अपान 3 माइनस 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 7 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट रख दिया 0 टू 5। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए 3 और x की जगह अपर वैल्यू लिखेंगे आप, तो x की जगह 5 लिखेंगे तो 5 के पावर q हो जाएगा, 5 के पावर q अपान 3 माइनस x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस 2 x की जगह पर 5 लिखेंगे आप तो 5 स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है 3 और x की जगह 5 लिखेंगे तो 5 के पावर q अपान 3 माइनस 0 माइनस 2 x की जगह पर 5 लिखेंगे तो आप 5 स्क्वायर अपान 2 अब माइनस फिर x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। प्लस 7 x की जगह अपर वैल्यू रखिए 5 अब माइनस फिर x की जगह 0 रखेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करिए आप 3 125 अपान 3 होगा 2 125 अपान 2 प्लस 7 5 जा 35
वो स्क्वायर है। सर ये 25 होगा ना? 25 होगा ना? तो सिर्फ 25 होगा। हाँ, 5 यहाँ का 25 स्क्वायर है। होगा, स्क्वायर है 25 होगा, यहाँ पर 125 होगा क्योंकि क्यू है। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 125 माइनस 25 प्लस 35, 125 में से 25 माइनस करेंगे 100 होगा, और 100 में 35 ऐड करेंगे 135 जूल। तो देखा आपने, इस तरीके से जो है वर्क डन हम कैलकुलेट, लाइन बता, वर्क डन निकालते हैं। नीचे वाली लाइन सर, कौन? ये वाली सर नीचे वाली एकदम सर, एकदम नीचे वाली, ये यस पॉइंट, हाँ, इसको ये बताइए। पॉइंट, यस सर, ये वाली। देखो 3 हो गया और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपान 3 होगा। ये फार्मूला यूज किया गया है, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो बताओ कि n की जगह 2 है, तो n की जगह 2 रखो, 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 कितना आएगा? एक्स के पावर 3 अपान 3 आएगा। यहाँ जो है n का, इसका पावर 1 है, तो n की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। समझ में आया? यहाँ पर देखो 7 तो कांस्टेंट है, बिफोर हो गया, और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। आपको फार्मूला बताया गया है। अब बाकी तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस वैल्यू को। तो इस तरीके से आप वर्क डन निकालेंगे। अब आइए हम लिख रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पावर। क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल है। हाँ बोलो क्या है? Two unequal masses of 1 kg and 2 kg नहीं are नहीं, attached. क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज साउंड क्लियर नहीं आ रही है। Two unequal masses of 1 kg and 2 kg are attached at the ends of a line. एक मिनट, लिसन, आप मत पूछो, आपको जो बताया गया वो सुनो, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आपको मैंने अभी आपको बताया वर्क डन निकालने के लिए, बोलो समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. समझ में आया? तो अब चलो नेक्स्ट देखो स्टेप जो बताया जा रहा है। पावर, आपको नेक्स्ट हेडिंग पावर आपको बताई जा रही है। पावर किसको कहते हैं, इस पर आइए डिस्कस करते हैं हम आपको। सपोज कर लो कि हम जो है किसी वर्क को पूरा करने के लिए हमने काम पर जो है 2 लेबर को रख दिए, दोनों लेबर इक्वल टाइम तक काम को कर रहे हैं। सपोज कर लो कि दोनों लेबर इक्वल टाइम तक वर्क किए हैं, तो इक्वल टाइम के बाद जब उनके वर्क का ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि एक का वर्क ज्यादा है और दूसरे का वर्क कम है। तो हम ये कहते हैं कि ये आपका लेबर जो है मोर वर्क किया है, यानी ज्यादा वर्क किया है दूसरे लेबर के कंपैरिजन में। तो उसी को दूसरे वर्ड में यह भी कह दिया जाता है कि उसका पावर ज्यादा है और उसका पावर क्या है, कम है। इसका मतलब कि पावर का मेजरमेंट, हम पावर को मेजरमेंट करने के लिए बेस क्या लेते हैं, वर्क डन लेते हैं। यानी अगर इक्वल टाइम में जो लेबर ज्यादा वर्क कर रहा है उसका पावर ग्रेटर होगा, और उतना ही टाइम में जो लेबर कम काम कर रहा है उसका पावर कम होगा। इसका मतलब कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। The rate of doing work is called power। ये पावर का डेफिनेशन हो गया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। अब आइए हम यहां लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मैं लिख रहा हूं, तो हम इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू dW अपान dt। बोलो सही है स्टेप? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर हमने नोट कर दिया dP अपान dt। तब P एंड dW मीन्स वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ इंटू डी एस अपॉन डी टी। पी इज इक्वल टू एफ एंड डी एस अपॉन डी टी। P is equal to F into ds upon dt. The rate of displacement is called the velocity. इसका मतलब कि ये भी हो गया। Instantaneous velocity. तो क्या आपको फार्मूला मिला? पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी भी हो सकता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी हो सकता है। यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये पावर का फार्मूला है। अब जब ये फार्मूला आप समझ गए तो आइए इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम नोट करें, वेक्टर फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है, पावर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और आपने पढ़ा होगा वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपने पढ़ा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट से जो पावर मिल रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर भी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। पी वेक्टर पी बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर भी। सर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं बताया क्या? नीचे वाला बनाने दीजिए। वो वाला सेकंड लाइन बता दीजिए। चलो सेकंड वाला। यूनिट ऑफ पावर, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, आपने पावर का डेफिनेशन देखा, पावर का फार्मूला आपने देखा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पावर के यूनिट पर। आपको डेफिनेशन हमने बताया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर का मैंने आपको फार्मूला बताया, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W का यूनिट होगा जूल और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। इसका मतलब कि क्या हो गया? पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? Watt. वाट कहते हैं। तो याद रखिए यूनिट ऑफ पावर क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? जूल पर सेकंड और watt वाट। and joule per second is called the watt. आपको कह दिया गया कि डिफाइन 1 वाट। आपको क्वेश्चन दे दिया गया डिफाइन 1 वाट, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको। तो जब 1 वाट का डेफिनेशन आपको लिखना है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अब आप देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू W अपॉन T। अगर W को 1 जूल कर दे और टाइम को 1 सेकेंड ले ले तो पावर क्या होगा? 1 वाट। इसका मतलब कि कोई एजेंट, कोई पर्सन, कोई मशीन, कोई भी आप नाम ले सकते हो, कोई पर्सन, मशीन या एजेंट अगर 1 सेकेंड में 1 जूल अगर वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस एजेंट या उस लेबर या उस मशीन का पावर क्या है? 1 वाट है। 1 वाट। तो अब डेफिनेशन सुनो कैसे लिखोगे। बैक साइड से साउंड आ रही है, बैक साइड से आप लोग जो है साउंड ऑफ कर लो। सुनो आप,
इफ एन एजेंट, इफ एन एजेंट, एजेंट की जगह पर आप मशीन भी लिख सकते हो, लेबर भी लिख सकते हो। तो इफ एन एजेंट कैन डू द वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, then the power of agent is said to be 1 watt. 1 watt. 1 watt. डेफिनेशन समझ में आया हमने क्या बताया? अगर कोई एजेंट, Yes, कोई sir. लेबर, कोई मशीन अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर रही है तो हम कहेंगे कि उस लेबर, उस एजेंट, उस मशीन का पावर क्या है? 1 वाट है। 1 watt. तो ये डेफिनेशन है, यानी 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट हु कैन डू द वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 जूल अगर वर्क कोई भी कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका पावर क्या है? 1 सेकेंड है, यानी 1 वाट है, पावर 1 वाट है। यानी एनी पर्सन, एनी मशीन, एनी एजेंट कैन डू द वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ दैट पर्सन, दैट मशीन और दैट एजेंट इज सेड टू बी द 1 वाट। 1 watt. अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप को आगे इंक्रीज करते हैं। अदर यूनिट ऑफ पावर, पावर के और भी यूनिट हो सकते हैं। अदर यूनिट ऑफ पावर क्या है, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। 1 kW, के मतलब किलो, W मतलब वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट। 1 MW मीन्स मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 के पावर 10 to power 6 वाट, एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। HP का मतलब हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 के पावर 6 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट। 3 watt. ये यूनिट है पावर के, पावर का ये यूनिट है। तो ये सब बिगर यूनिट है, यानी बिगर यूनिट ऑफ पावर है ये आपका। जैसे जनरली आपने देखा होगा, आपके घर में अगर कोई मोटर लगा है, अगर कहा जाए कि आपके घर में जो मोटर लगा है, जैसे ट्यूबवेल की बात करें, चलो आपके ट्यूबवेल में जो मोटर लगा है उसका पावर जो है 5 हॉर्स पावर है। कहते हैं कि 5 हॉर्स पावर का हमारा मोटर है, यानी आपके घर में जो मोटर लगा है वो 5 हॉर्स पावर का है। तो कह दिया जाएगा कि इफ द पावर ऑफ ए मोटर इज 5 हॉर्स पावर, मतलब कह दिया जाए कि कोई मोटर जिसका पावर 5 हॉर्स पावर है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 5 हॉर्स पावर। इफ द पावर ऑफ ए मोटर इज 5 हॉर्स पावर, तो एक्सप्लेन इट इन योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 हॉर्स पावर। 5 हॉर्स पावर का मीनिंग क्या हुआ? तो इधर देखो, 5 HP मीन्स 5 इंटू 746 वाट, क्योंकि अभी बताया कि 1 HP का मतलब कि 746 वाट होता है। तो 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 4 जा 20 या 3 मिलकर 23 के 3 कैरी 2, 5 7 जा 3730 वाट। अब जरा इधर देखो, वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। अब जरा बताओ, आपके घर में जो मोटर लगा है वो 5 हॉर्स पावर का है। इस 5 हॉर्स पावर मोटर का मतलब क्या हुआ कि वह मोटर 1 सेकेंड में 3730 जूल वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। यानी ये मोटर whose power is 5 horse power, then that motor can do the 3730 joule work in 1 second. बात समझ में आई हमने क्या कहा आपको? Yes. 5 हॉर्स पावर का जो मोटर है वो मोटर 1 सेकेंड में 3730 जूल वर्क करने की कैपेसिटी रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो
चलो एक पावर पर आप न्यूमेरिकल देखो, ए 60 kg, a 60 kg boy climb, a 60 kg boy climbs with a constant speed a vertical rope of length 6 meter in 10 seconds. What is the average power output doing the climb? G is equal to 10 meter per second स्क्वायर। देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स लिखा गया है, जो अभी हमने पावर आपको पढ़ाए हैं, उस पावर को पर एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दे दिया। एक 60 kg बॉय क्लाइम्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ए वर्टिकल रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर 10 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट डूइंग द क्लाइंब, यानी क्लाइंब करने में कितना पावर जो है आपका आउटपुट होगा, यानी कितना पावर खर्च करना पड़ेगा। तो पावर का डेफिनेशन तो वही रहेगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, यानी P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो ये पावर इज इक्वल टू हो गया W अपॉन T, याद रखिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये रोप है, ये वर्टिकल रोप है जिसका लेंथ दिया है 6 मीटर, और इस रोप पर कोई बॉय जो है यहां से यहां तक क्लाइंब कर रहा है, जिसका मास दिया है 60 kg। तो बताओ कि अगर ये बॉय यहां से अगर यहां तक क्लाइंब करके आ रहा है, तो इस बॉय का वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड काम करेगा। और बताओ आप कि यही जो वेट है वो किसका काम कर जाएगा? फोर्स का, फोर्स हो जाएगा। अब ये जब बॉय जब यहाँ से यहाँ पर क्लाइंब करके जाएगा, तो जब यहाँ से यहाँ तक क्लाइंब करेगा, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस बॉय को क्लाइंब करने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अगर बॉय यदि यहाँ से यहाँ तक क्लाइंब कर रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उस बॉय को क्लाइंब करने में वर्क करना पड़ेगा। जो बॉय वर्क करेगा वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी? कंजर्व हो जाएगी। इसका मतलब कि जब बॉय यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी उसने वर्क किया वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो गया। और आपको बताया गया है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो आप बताइए कि ये वर्क किसमें टूट गया? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है अपॉन T। अब सॉल्व करिए, उसका मास दिया है 60 kg, g का वैल्यू 10 और h का मतलब कि 6 मीटर, और टाइम लग रहा है कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। तो 10 से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज 36, 360 वाट। ये उसका पावर हो गया। समझ में आया? ये बताइए। यस सर। चलिए यस सर। अब आइए, अगर आपको इधर सुनो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप नहीं जानते हो, सपोज कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये सब ऐसे ही रहेगा। आप इसको वर्क को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना ये फोर्स जो है, फोर्स जो है उसका वेट होगा और वेट का फार्मूला mg होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट ही आपका क्या है 6 मीटर है, जिसको मैंने यच लिखा हाइट है। तो आप चाहोगे तो इस तरह से भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो इसको। सर हाँ सर वो जो वर्क कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज कर रहा है? ये बताइए कि बॉय को क्लाइंब करने में, अच्छा ये बताइए कि अगर बॉय जब आपका 6 मीटर हाइट पर क्लाइंब कर जाएगा, क्लाइंब करके वहां पहुंच गया, तो वहां वो रेस्ट कंडीशन है सपोज कर, अगर वहां से वो बॉय अगर फ्री फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्री फॉल। तो बताओ कि जब फ्री फॉल कर रहा है तो क्या उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है? है ना? अब मान लो कि ये ब्लैक बॉडी है, अर्थ से किसी न किसी हाइट पर रखा गया है, तो जब अर्थ से हाइट पर रखा गया है तो अर्थ से इस हाइट तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या किया गया? वर्क किया गया। जो वर्क किया गया वो वर्क इस पर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। वो एनर्जी इस ब्लैक बोर्ड के पास स्टोर है। अगर यहाँ से फ्री फॉल कर दिया जाए, इसको यहाँ से अगर फ्री फॉल कर दिया जाए, हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, केवल फ्री फॉल करा दिया जाए, तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? कंजर्व हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो जाएगी और उसके वजह से ये वर्क करने की कैपेसिटी रख सकता है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी पर। एनर्जी पर डिस्कस कर रहे हैं। चलो, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी क्या है? देखो, कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अगर कोई भी अगर सोर्स जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है तो उसके पास एनर्जी है, यानी जो वर्क कर सकता है उसके पास एनर्जी है, जो वर्क नहीं कर सकता उसके पास एनर्जी नहीं है। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy. The capacity of doing work is called the energy. ठीक है, एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बात एनर्जी की कर रहे हैं, तो आपने तो पढ़ा है कि पूरे टोटल फिजिक्स के अंतर्गत हम 2 क्वांटिटी का यूज करते हैं, या तो क्वांटिटी स्केलर होगी या तो फिर वेक्टर होगी। याद रखना एनर्जी क्या है? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी। चलिए, जब इतना आप पढ़ लिए तो अब आइए, अब एनर्जी को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ये तो जनरल एनर्जी की फार्मूला हो गई कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब एनर्जी को हम पार्ट वाइज रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे चलो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे इधर देखो, एक हम गन ले लेते हैं, गन में हमने बुलेट को इन कर दिया। जैसे ही गन के टारगेट को हम पुश करते हैं, तुरंत जो है गन पर बुलेट पर फोर्स लगता है और वो बुलेट गन से बाहर निकलती है। तो जब बुलेट बाहर निकलती है तो बुलेट मोशन में आ गई, और वही बुलेट जब जा करके किसी चीज से जब टकराती है तो वहां वो वर्क करती है। क्या करती है? वर्क करती है। बुलेट के पास वर्क करने की कैपेसिटी आई है, लेकिन किस वजह से? ड्यू टू मोशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सर नहीं समझ में आया काइनेटिक एनर्जी वाला। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन
of motion body of the body is called kinetic Kinetic energy. energy. ये आपका डेफिनेशन है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। रुकल तो ये काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हुआ। क्या अब रही बात काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो सकता है, इसके फार्मूले पर डिस्कस किया जाए। चलो 1/2 half mv square। सर अब जरा कहाँ देखो, से शुरू किए हैं सर? वर्क एनर्जी थ्योरम तो बताए नहीं। ऐसा है कि क्यों परेशान हो रहे हो? हमको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमको अभी तो भी हम काइनेटिक एनर्जी बताए नहीं है, तो वर्क एनर्जी कैसे बताएंगे? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो अभी सर, काइनेटिक एनर्जी NCERT हमने कहाँ फार्मूला बताया नहीं, तो फिर जस्ट जैसे थ्योरम कैसे एनसीईआरटी बता में देंगे दिया रहेगा आपको? वैसे नहीं पूछेंगे सर। अरे तो आप सुनते जाओ, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। जब जब नहीं होगा, जब चैप्टर दी एंड की तरफ जाएगा, नहीं बताया जाएगा, तब कहोगे कि ये नहीं बताया गया। अभी ये चैप्टर, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम हम बताएंगे। जब काइनेटिक एनर्जी बता देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, तब वर्क एनर्जी बताएंगे और वहां डिफाइन करेंगे द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वो फार्मूले द्वारा प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। चलो देखो इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ। लेट अस कंसीडर ए let us consider a body of mass m moving with initial velocity u due to applied constant force F, ठीक है, with uniform acceleration a, and to cover the distance yes, its final velocity becomes v। ये देखो हमने स्टेप जो लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उस बॉडी पर फोर्स F लगाया गया है, और जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। और यस डिस्टेंस चलने के बाद, यानी कवर द डिस्टेंस यस डिस्टेंस कवर करने के बाद उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v हो जा रही है। V। तो इसके बाद देखो हम फार्मूले का डिराइव कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आइए हम इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। हम अगर बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, mv स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर प्लस 2mas। आपने पढ़ा होगा कि सेम नंबर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, अगर ये mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2mas, हम इस 2 को ला करके डिवाइड कर दे रहे हैं। जब 2 को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mas। और आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े होंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स। हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m